सभी को ऑप्टिक्स का सब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन फाइनली नोट्स दे चुका हूं। अब बारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टोटल आपको हम 86 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने जा रहा हूं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसका टोटल जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबका वीवीआई क्वेश्चन है। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आने का चांस है फाइनली एग्जाम में, यानी जो 2026 में आप लोग का पेपर होने जा रहा है उसमें से फाइनली एग्जाम में जो ऑप्टिक्स से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसी 86 में से लगभग 10 क्वेश्चन रहेंगे। आप इसे अच्छे से तैयारी कर ले, फाइनली एग्जाम में आपका 10 नंबर नहीं छूटेगा। और जस्ट ऑप्टिक्स का ऑब्जेक्टिव कराने के बाद मॉडर्न फिजिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव में शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन कराया जाएगा। उसके बाद फिर आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स का कराया जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये जो सेट प्रैक्टिस है आप सभी को दे चुका हूँ, आप लोग इसको देंगे और मैं यहाँ पे आंसर के यानी पूरा आंसर बताते चला रहा हूँ। देखिए बहुत फाइनली जो एग्जाम में आता है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दे देता है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करके ही टिक लगाया जाता है। इसमें से कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पे आप सभी को सॉल्व कराऊंगा और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और देख कर वो इसे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस है इसमें आप लोग आंसर टिक लगा लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑप्टिक्स का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देखेंगे वो, और इसको तो आप लोग मेरे साथ देखेंगे वीडियो ना वो, तो आधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने सी टिक लगा लेंगे, क्योंकि टोटल ए टू जेड क्लास में हम आपको पढ़ाए हैं इसको सोल्यूशन के साथ। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रकाश के रंग का कारण है। ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 दो वो क्वेश्चन क्या करे, अरे प्रकाश के रंग का कारण है। ऑप्शन सुनेंगे, कह रहा है इसकी आवृत्ति, इसका वेग, इसकी कला, कला मानी होता फेज, और ध्यान देंगे और लास्ट ऑप्शन है इसका आयाम। तो आप सभी जानते हैं प्रकाश के रंग का कारण है इसकी आवृत्ति, यानी वो देखो ऑप्शन नंबर ए है, पहला का ऑप्शन ए इसकी आवृत्ति। ध्यान देंगे वो आवृत्ति को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे वो, फ्रीक्वेंसी। अगर आपसे कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि प्रकाश के रंग का कारण क्या है, तो बताएंगे वो प्रकाश के रंग का कारण है क्या वो, तो उसकी फ्रीक्वेंसी। ये पहला हो गया। 2 नंबर देखेंगे वो। 2 नंबर क्वेश्चन तो बहुत इजी क्वेश्चन किया है, कह रहा है निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो सारे बच्चे जानते हैं कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। देखो ये सब लोग जानते हैं कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे क्या होता है, अधिक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी दिया है, कांच नहीं, पानी, लोहा और हीरा। तो सब लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन होगा वो डी, और डी में दिया हुआ क्या होता है, हीरा, यानी हीरा का अपवर्तनांक सबसे क्या होता है, अधिक होता है। आप सब जानते हैं हीरा को इंग्लिश में डायमंड कहा जाता है। क्या बोलेंगे वो, डायमंड। यानी वो पहला का होगा, दूसरा हो गया, तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो सब लोग जानते हैं वो प्रकाश वर्ष किसका भौतिक राशि का मात्रक है, वो किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो देखो ऑप्शन में दिया है दूरी, तो ऑप्शन तो पहला ही सही हो गया, दूरी सही होगा। लेकिन देख लेते हैं और क्या क्या दिया है, दूरी, समय, ऊर्जा, प्रकाश की तीव्रता। तो 3 नंबर का जो होगा वो आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा वो ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए में दिया क्या वो, तो दूरी, यानी प्रकाश वर्ष किसका सही मात्रक है वो, तो दूरी का। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कांच के लिए क्रांति कोण होता है। कांच के लिए क्रांति कोण होता है। तो क्रांति कोण का तो आप लोग को डेफिनेशन बताए थे कि सघन माध्यम में बना हुआ वह आपतन कण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। लेकिन एक क्रांति कोण का एंगल पूछ रहा है कि क्रांति कोण का एंगल कितना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का देखेंगे वो, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन होता है दिया है, देखो इसमें क्या क्या, पहले 20 डिग्री नहीं होगा वो, 30 डिग्री ये भी नहीं है, 48 डिग्री ये भी नहीं होगा। ऑप्शन होगा डी, डी में दिया है वो 42 डिग्री। क्रांति कोण का मान कितना होता है, 42 डिग्री। लेकिन कभी कभी देखिएगा देता है 41.14 भी दे देता है, 41.14 डिग्री। ऑप्शन में देख लेंगे 42 दिया है या 41.14 दिया है, ठीक है। तो याद रखेंगे वो कि क्वेश्चन क्या था, कांच के लिए क्रांति कोण कितना होता है, तो याद रखेंगे वो 42 डिग्री या 41.14 डिग्री।
क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अगर प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है, तो याद करो ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लिखवाए थे भी आपको नोट करके कि प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है। तो अब पहले ऑप्शन देख लो या डायरेक्ट इसका आंसर बताते हैं, आप लोग देखेंगे। प्रकाश वर्ष क्वेश्चन नंबर 5 का जो दिया है वो दिया 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। याद रखेंगे वह ए, ऑप्शन ए में दिया है पहला क्वेश्चन नंबर 5 का, इसको क्लास में निकलवाया भी थे कि इतना कैसे आता है, ध्यान देंगे, एक बार फिर से पढ़ देते हैं। जब प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है, यानी एक प्रकाश वर्ष का मान होता है कितना, तो 9.46 इंटू 10 के पावर माइनस नहीं, वो प्लस में होता है 15 मीटर। ये 5 क्वेश्चन हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे वो, μ12, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को थोड़ा सोल्यूशन करना पड़ेगा, आप लोग देखेंगे। μ12 बराबर होता है, μ12 बराबर याद करो क्या होता है μ2 बट्टा μ1, लेके थोड़ा गौर से देखना है इसको बाबू, क्योंकि μ12 या ऐसे भी लिख देता हूँ μ21 यानी फर्स्ट मीडियम का RI सेकंड मीडियम के सापेक्ष। तो जब μ21 देगा, μ21 तो इसको ऐसे लिखा जाता है कि μ1 बाई μ2। तो ऑप्शन में देखो वो आपको क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है, μ12 बराबर क्या होता है। μ12 बराबर देखो तो ऑप्शन सुनना होगा कि μ2 बट्टा μ1 किधर है। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पहला ही ऑप्शन दिया है μ2 बट्टा μ1, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन हो जाएगा कौन सा होता है, ए। क्वेश्चन 6 का आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए दिया है μ2 बट्टा μ1, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, संपर्कित दो लेंस की शक्ति होती है, संपर्कित दो लेंस की शक्ति होती है। अब देखो लेंस का नाम नहीं लिया कि अवतल है या उत्तल है, लेंस चाहे कोई भी है, इनका कहने का मतलब है क्वेश्चन नंबर 7 का वो ध्यान देंगे कि दो संपर्क में रखे लेंस, कोई भी लेंस ले लो, अवतल ले लो या उत्तल ले लो, उससे कोई मतलब नहीं है। दो संपर्कित लेंस है, ए लेंस पहला हो गया, इसका फोकस मान लो f1, दूसरा का फोकस f2। इन दो संपर्कित लेंस की फोकस दूरी, फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं, देखेंगे। संपर्कित दो लेंस की शक्ति होती है। अब इन दोनों f1 और f2 का मान दे दिया, कह रहा है कि इनका शक्ति बताइए कि शक्ति P इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है। तो याद करो 1/f इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, 1/f इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है। तो याद करो था 1/f1 प्लस 1/f2, ये होता है 1/f इक्विवेलेंट होता है 1/f1 प्लस 1/f2। संपर्क में कितने लेंस है, दो है। कौन कौन से लेंस है, तो लेंस से कोई मतलब है, दोनों अवतल ले सकते हैं, दोनों उत्तल ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है P, यानी पावर, तो ले लेंगे यहाँ पे P इक्विवेलेंट। क्वेश्चन है कि संपर्कित लेंस की पावर क्या होगा, तो 1/f1 बराबर हो जाएगा P1 प्लस 1/f2 बराबर हो जाएगा क्या, था P2। तो ये दो संपर्कित लेंस के लिए पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा P1 प्लस P2। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 कर दे, अब 3 कोई भी लेंस ले लो, इससे कोई मतलब नहीं है, अवतल उत्तल से कोई ताल्लुकात नहीं है। तो 3 लेंगे तो f1 f2, तो ये क्या हो जाएगा f3। यहाँ पे अगर निकालेंगे 1/f इक्विवेलेंट बराबर, तो हो जाएगा 1/f3, 3 गो। तो संपर्कित लेंस की पावर भी कितना हो जाएगा, P3। इसका कहने का मतलब है कि 2 जोड़ेगा तो 2 को जोड़ेंगे, 3 दिया लेंस होगा तो 3 को जोड़ेंगे, 4 दिया होगा तो 4 को जोड़ेंगे, 5 दिया होगा तो 5 को, अगर n दिया होगा तो कितने जोड़ेंगे, वो n को जोड़ेंगे। यानी P इक्विवेलेंट अगर हम आपको फार्मूला नोट करके लगा देंगे, ये यदि पावर यदि फोकस दूरी कितना हो, n हो, तो ले लेंगे P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट डॉट डॉट, कहां तक हो, Pn। लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या क्या हो, क्वेश्चन नंबर 7 में कि दो संपर्कित लेंस, तो दो संपर्कित लेंस की फोकस दूरी का पावर क्या होगा, तो आपको ऑप्शन में दिया होगा कि वो P1 प्लस P2, P1 प्लस P2, यानी P इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा P1 प्लस P2। ये वो P इक्विवेलेंट नहीं भी दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप चेक करेंगे P1 प्लस P2 दिया है कि नहीं दिया, चेक करते हैं ऑप्शन में वो। हाँ 7 का ऑप्शन यही सही है, दिया है वो कि P बराबर P1 प्लस P2, इक्विवेलेंट ना देकर केवल P दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं है, P इक्विवेलेंट, यानी वो 7 का ऑप्शन हो जाएगा ए।
तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ध्यान देखो, क्वेश्चन नंबर 8 करे 4 डायप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होती है। तो ये लेंस की क्या करे, 4 डायप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होती है। चेक करो, क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 का कर दो गिवन दैट। ध्यान देंगे, गिवन दैट क्या दिया है, पावर दिया है P इक्वल टू 4D। कर इसकी फोकस निकालिए, फोकस इक्वल टू व्हाट। आप जानते हो, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करो। P बराबर फॉर्मूला बताइए क्या होता है। तो सब लोग जानते हैं P बराबर होता है 1/f इन मीटर। इनका होता है मीटर। तो आपको एफ का मान पूछा कि इस एफ का मान कितना होगा, यही एफ का मान निकाला, जबकि पी का मान दे चुका है। पुट करेंगे यहाँ 4 डायप्टर, तो हो जाएगा 4 डायप्टर बराबर 1/f इन मीटर। आप चाहे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या 4 से 1 में भाग कर दो, डायरेक्ट कभी हो सकता है, यानी दिखा भी सकता है यहाँ से कि एफ बराबर हो जाएगा 1/4 इन मीटर। भाग करेंगे वो कितना बार में कटेगा, 0.25 बार में कट गया, यानी एफ का मान मीटर में आ गया 0.25 मीटर। लेकिन चेक करेंगे कि आंसर मीटर में दिया है कि सेंटीमीटर में दिया है। अगर मीटर में दिया होगा तो जो होगा वो एफ बराबर 0.25 मीटर। अगर सेंटीमीटर में दिया होगा तो इसको चेंज करेंगे मीटर से सेंटीमीटर में। तो आप सभी जानते हैं कि 1 मीटर जो होता है, बोर्ड पर देख लो, वो 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के क्या होता है, बराबर होता है। हम इस मीटर को सेंटीमीटर में गुणा करेंगे ना, तो इसका मान हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब ऑप्शन में चेक करना होगा कि आंसर किस में दिया है, मीटर में दिया है कि सेंटीमीटर में दिया है। तो ऑप्शन वो मीटर में दिया है, यानी ये सही हो जाएगा आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन कौन सा सही है वो, तो चेक कर लेते हैं। ऑप्शन किस में दिया है, बी में। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सही है बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नौ नंबर देखो, 9 नंबर तो एकदम सिंपल नोट लिखवाए थे, इसको तो नोट में लिखवाए थे कि मानव नेत्र का विभेदन क्षमता मिनट में होती है। तो कितना होती है, 1 मिनट। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप लोग पहले से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है कितना, 1 मिनट हो जाएगा। 1 मिनट ऐसे भी देता है, या इसको लिख देंगे 1 मिनट। यानी ऑप्शन 9 का कौन सा सही हुआ, तो बी। ऑप्शन 9 का आंसर हो जाएगा क्या हुआ, तो बी, जिसमें दिया है कितना, तो 1 मिनट। राइट, चलो फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या दिया है। उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दोष दूर किया जाता है। तो ये तो स्पष्ट बताते हो कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जरा दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, और अबिंदुकता के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। हम आपको सारे ये बता चुके हैं सिलेबस में। लेकिन यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो सब लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा कन्वेक्स लेंस, यानी हो जाएगा कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस को हिंदी में बोलते हैं उत्तल लेंस, जो कि ऑप्शन में देखते हैं वो कितना नंबर से है। देखो क्वेश्चन क्या क्या है, उत्तल लेंस द्वारा, थोड़ा देखेंगे, ये तो क्वेश्चन में दे दिया, जांच करना है। अरे उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दोष को दूर किया जाता है। यानी ये हम पहले वो लेंस का ही नाम दे दिया, दोष कौन दूर किया जाता है, तो दूरदृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। तो वही चीज हो गया, वो आपको वैसे क्वेश्चन इधर उल्टा भी कर दे कि दूरदृष्टि दोष को निवारण करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो कन्वेक्स लेंस। इसमें क्या किया ना कि पहले ही दे दिया कि कन्वेक्स लेंस द्वारा कौन से दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, तो याद रखेंगे दूरदृष्टि दोष को दूर किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। मनुष्य की आंख की रेटिना पर, कि मनुष्य की आंख की रेटिना पर किस वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। तो मनुष्य की आंख पर बना प्रतिबिंब का रेटिना बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा। फिर से क्वेश्चन सुनो,
मनुष्य की आंख की रेटिना पर किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? मनुष्य की आंख के रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनता है। वास्तविक उल्टा यानी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन हो जाएगा ए। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 तो आप लोग पढ़े, मैग्नीफाइंग पावर पढ़ाए थे हम आपको। फिर सिंपल माइक्रोस्कोप यानी सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। तो याद कराना भाव, क्वेश्चन नंबर 12 जो है हम आपको बताए थे मैग्निफिकेशन पावर m बराबर था 1 प्लस डी बाई एफ। m बराबर 1 प्लस डी बाई एफ जहाँ बताए थे वो d का जो मान लेंगे वो कितना लेते हैं 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर यानी वो 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन क्या होगा तो बी। याद रखें बी में दिया है m बराबर 1 प्लस डी बाई एफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में बना प्रतिबिंब होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में बना प्रतिबिंब होता है, या ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है तो कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा। वास्तविक उल्टा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखेंगे वो कि सिंपल माइक्रोस्कोप में जो इमेज बनता है वो बनता है वास्तविक उल्टा, रियल इन्वर्टेड। कैसा बनता है वो? रियल इन्वर्टेड। तो ऑप्शन देखेंगे वो क्वेश्चन नंबर 13 का क्या ऑप्शन दिया है? क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 का ऑप्शन है बी, यानी ये होता है वास्तविक उल्टा। क्या होता है? वास्तविक उल्टा यानी इसी को बोलते हैं रियल इन्वर्टेड। रियल वास्तविक और उल्टा एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा रियल इन्वर्टेड। हिंदी में लिखा हो वह क्या होता है? वास्तविक एवं उल्टा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 तो हमारे जितने भी विद्यार्थी सब लोग जानते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखेंगे भाव। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से थोड़ा सा देखेंगे। डिस्टर्ब थोड़ा सा तो करता है, लेकिन उसी बच्चों को डिस्टर्ब करेगा जो वेवलेंथ से संबंधित बातें नहीं जानते होंगे। हम आपको बताए थे कि सूर्य के श्वेत प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है? तो वो 7 होती है। कितनी होती है? 7। 7 रंगों में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल रंग का। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? बैगनी रंग का। मिडिल में कौन होता है? येलो रंग यानी पीला। याद रखेंगे तीन रंग याद रखना है, सबसे अधिक लाल, सबसे कम बैगनी और बीच में कौन होता है? पीला। क्वेश्चन इसमें देखो क्या पूछा है, किस रंग का वेवलेंथ सबसे कम होता है? तो सबसे कम किसका होगा? वो तो ऑप्शन ए में दिया है बैगनी रंग। कौन सा रंग हो? बैगनी रंग यानी सबसे कम वेवलेंथ होता है बैगनी। लेकिन यहीं से क्वेश्चन कभी कभी चेंज कर देता है। आप एक फॉर्मूला याद करो ना, हम बताए थे कि म्यू बराबर क्या होता है? तो ध्यान देंगे म्यू बराबर होता है सी बाई लेमडा, यानी प्रकाश की वेग सी बराबर है म्यू इंटू लेमडा, और यहाँ से लिए तो म्यू बराबर है सी बाई लेमडा, यानी म्यू व्युत्क्रमणपाती होती है 1 बाई लेमडा, क्योंकि इससे कांस्टेंट होता है। हट गया। अब जब हट जाएगा तो यहाँ पे देखो एक चीज स्पष्ट कर देता है कि जिसका वेवलेंथ अधिक उसकी फ्रीक्वेंसी कम, जिसकी वेवलेंथ कम उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगा? अधिक होगा। ध्यान देंगे यहाँ पे 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बनता है कि किस रंग का वेवलेंथ सबसे कम होता है? तो ये तो क्वेश्चन हम दे दिए कि सबसे अधिक वो सबसे कम किसका होता है? बैगनी का। यही क्वेश्चन इसमें कर देता तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो सबसे अधिक में किसका लेते हो? लाल रंग का। ध्यान देंगे सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल रंग का। अब देखो यहां से भी क्वेश्चन उठा देता है कभी कभी एग्जाम में। क्वेश्चन ऐसे उठाता है कि निम्न में किस रंग का फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है? तो देखो कंडीशन याद रखेंगे कि जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक उसकी फ्रीक्वेंसी कम, और जिसका तरंगदैर्घ्य कम उसकी फ्रीक्वेंसी अधिक। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल रंग का। किसका था? लाल रंग का। तो अब से अगर क्वेश्चन ऐसे कर दे कि निम्न में किस रंग की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, तो याद रखें कम फ्रीक्वेंसी किसका होता है? लाल।
सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसका होता है? तो बैगनी। मिडिल में कौन होता है? तो मिडिल में कोई चेंजिंग नहीं होता, वो पीला रंग ही होता है। देखो इसमें डिस्टर्ब नहीं होना है। यहाँ से 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कोई भी। या तो सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछता है कि निम्न में किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है? तो ये तो सब लोग जानते हैं कि वो बैगनी। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि निम्न में किसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? तो लाल। हम क्वेश्चन में 14 नंबर में ये दिया है कि निम्न में कम किसका होता है? तो बैगनी का। यहाँ से भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है कि निम्न में किस रंग का फ्रीक्वेंसी कम होता है? तो फ्रीक्वेंसी कम किसका होता है? लाल। अधिक किसका होता है? तो वो किसका? तो बैगनी। ध्यान देंगे, फ्रीक्वेंसी कहेगा तो ये अधिक, तरंगदैर्घ्य कहेगा तो लाल अधिक। तो चलिए 14 नंबर का आंसर आप लोग जान चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है बैगनी रंग। आते हैं वो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 तो ध्यान दो। इंद्रधनुष का निर्माण किस रंग के किस कारण होता है? रंग नहीं पूछा, वो फिर से सुनेंगे। इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण होता है? तो ये तो सारे बच्चे जानते हैं कि रिफ्रैक्शन के कारण होता है, यानी अपवर्तन के कारण होता है। और इंद्रधनुष का निर्माण किसके कारण होते हैं? बता दो वो किसके कारण होते हैं? तो अपवर्तन के कारण। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन सी में दिया है अपवर्तन के कारण। याद रखेंगे किसके कारण? अपवर्तन, अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरित होता है, यानी प्रवेश करता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सा कारक परिवर्तन नहीं होता है? तो ये सारे लोग जानते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी तरंगदैर्घ्य, चाल, तीव्रता बदल जाती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। तो जब फ्रीक्वेंसी इसकी नहीं बदलती है तो यानी इससे स्पष्ट हो गया कि कुछ का परिवर्तन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 16 में देखें, 16 का हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। क्या होना जवाब? फ्रीक्वेंसी। ध्यान देंगे, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति। क्या बोलेंगे वो? आवृत्ति। ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखो। अल्फा कोण का मान होता है। ये वो तो लोगों को तो बताए थे अल्फा कोण का मान, जब प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ा रहे थे ना, तो हम आपको फॉर्मूला बताए थे। ये अल्फा कोण याद करो। क्वेश्चन नंबर 17 जो है एकदम स्पष्ट छोटा सा क्वेश्चन है कि अल्फा कोण का मान होता है। तो सब लोग जानते हैं 180 माइनस क्या लेंगे वो? तो 180 माइनस ए कर देंगे। 180 माइनस ए, जो कि 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन पहला ही सही है, ऑप्शन ए ही सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन सुनेंगे वो। पहला ऑप्शन है प्रकीर्णन, दूसरा है अपवर्तन, तीसरा है भण विक्षेपण, चौथा है TIR। TIR का मतलब आप लोग जानते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। TIR, इसका आंसर वो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा TIR। TIR को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। तो याद रखेंगे वो कि क्वेश्चन पूछा है 18 मार्क के, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो बताएंगे TIR पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। इसी को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 नंबर। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग को हिंदी में वो तो अनुप्रस्थ कहते हैं, इंग्लिश में इसको ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। तो कौन करता है? पोलराइजेशन। कौन करता है वो? पोलराइजेशन। ध्यान से सुनेंगे ऑप्शन में क्या क्या दिया है। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्राकृतिक पुष्टि करता है। पहला ऑप्शन है व्यक्तिकरण, इंटरफेरेंस, दूसरा है रिफ्लेक्शन, परावर्तन, तीसरा है वो ध्रुवण, यानी इंग्लिश में बोलते हैं पोलराइजेशन, और चौथा है बड़ विक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो आप सभी जानते हैं कि वह प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग को पुष्टि करने वाला होता है पोलराइजेशन। कौन होता है वो? पोलराइजेशन। यानी क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 नंबर, तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा वो पोलराइजेशन, जो कि ऑप्शन किस में दिया है? सी में। इसको हिंदी में बोलते हैं ध्रुवण।
ध्रुवण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आप लोग को पढ़ाई दी है, सब लोग तो जानते ही होंगे। 20 नंबर क्वेश्चन जो बताने जा रहा है, ऑब्जेक्टिव नंबर 20। एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक म्यू है, एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक क्या है, म्यू है, तो न्यूनतम विचलन कोण होता है। तो वो स्पष्ट करें, न्यूनतम विचलन कोण का फॉर्मूला आप सब लोग जानते हैं, कहते हैं म्यू माइनस 1 इंटू ए, जहाँ म्यू क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक। एक तो आप जानते हो निर्वात कह सकते हैं, या इसी को बोले एक एक संख्या है, और ए क्या है, प्रिज्म में कोण है। तो चलो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का ऑप्शन हो जाएगा क्या हुआ, तो बी, यानी बी में दिया म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि लेंस के द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु को प्रधान अक्ष पर रखा जाए, यानी प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा जाए तो कितने इमेज बनेंगे। तो याद रखेंगे, जब भी किसी वस्तु को प्रिंसिपल एक्सिस पर रखते हैं, प्रधान अक्ष पर रखेंगे, तो उसका इमेज 2 बनता है। ऑप्शन हो जाएगा बी में दिया है कितने वो इमेज, तो 2। ध्यान देंगे कितने इमेज बनेंगे 2 बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। एक अवतल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बन सकता है। तो अवतल दर्पण में इमेज आप लोग जानते हैं कौन कौन से बनते हैं। अवतल दर्पण में इमेज बनता है कौन कौन से, वो सबको मालूम होगा। तो आपको हम बताए थे चलो देखते हैं वो क्वेश्चन नंबर 22 को फिर से पढ़ते हैं। एक अवतल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बन सकता है। अवतल दर्पण में आप जानते हैं इमेज सभी बनते हैं, वास्तविक उल्टा ही बनता है, काल्पनिक सीधा ही बनता है, इमेज वस्तु से छोटा ही बनता है, इमेज वस्तु से बड़ा ही बनता है, इमेज वस्तु के बराबर भी बनता है। तो एक क्वेश्चन ये पूछा है कि कितने इमेज, यानी कैसे इमेज बनते हैं। हाँ, एक अवतल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बन सकता है। ऑप्शन दिया है आभासी, राइट आंसर है। वास्तविक, ये भी सही है। आवर्धित, ये भी सही है। उल्टा, ये भी सही है। और लास्ट ऑप्शन दिया है ई में, यानी इसमें 5 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए में दिया है आभासी, ऑप्शन बी में दिया है वास्तविक, ऑप्शन सी में दिया है आवर्धित, ऑप्शन डी में दिया है उल्टा, और ऑप्शन ई में दिया है सभी सही है। तो इसमें स्पष्ट है बाबू कि 22 नंबर क्वेश्चन जो है उसका आंसर हो जाएगा कौन नंबर, तो ई नंबर। ऑल ऑप्शन इज करेक्ट, यानी ऑप्शन सभी क्या है इसका सही है। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। आसमान का रंग नीला होने का कारण है। तो सबको जानते हैं कि प्रकिंडन के कारण आकाश का रंग क्या होता है, नीला होता है। हमने आपको डिफिनेशन में बताया था कि आकाश का रंग नीला होता है क्यों, हम बताते हैं, हम जानते हैं कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करती है तो सूर्य के श्वेत प्रकाश में उपस्थित नीले रंग का तरंग कम होने का उसका प्रकिंडन सबसे अधिक होता है। तो ई ऑप्शन ही होता है प्रकिंडन के कारण। ऑप्शन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन हो जाएगा प्रकिंडन के कारण, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, प्रकिंडन के कारण। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो आप याद करो, आगे ध्यान देंगे, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 24 बता रहे हैं ना, यहाँ पे भी वो आपको 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। ध्यान देंगे, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनते हैं अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में। तो और एक एक का पहले प्रॉपर्टीज बताते हैं, उसके बाद इसका आंसर बताते हैं। हम पढ़ाते याद करो समतल दर्पण। समतल दर्पण में एक नोट लिखवाते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर होते हैं, यानी इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों आपस में बराबर होते हैं। उत्तल दर्पण में जो होता है, याद रखेंगे, उत्तल दर्पण में हमेशा इमेज वस्तु के बराबर या उससे छोटा बन सकता है, कभी इमेज बड़ा नहीं बन सकता है। क्लियर हुआ कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई आपस में बराबर होते हैं। उत्तल दर्पण में ऑब्जेक्ट और इमेज बराबर हो सकते हैं, इमेज कभी ऑब्जेक्ट से बड़ा नहीं हो सकता, छोटा हो सकता है। लेकिन अवतल दर्पण है,
इसमें इमेज बड़ा भी बनता है, इमेज छोटा भी बनता है और वस्तु के बराबर भी बनता है। क्वेश्चन नंबर सुनेंगे 24 क्या कह रहा है। कहते वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखेंगे अवतल दर्पण में कनकेव मिरर में, कनकेव मिरर में, हिंदी हो जाएगा अवतल दर्पण में। क्वेश्चन नंबर 25 समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। यहाँ पे भी दो क्वेश्चन है, बहुत ध्यान देंगे। ये तो रेडियस पूछा है क्वेश्चन नंबर 25 में। तो सामने एक नोट लिखवाए थे कि समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या अनंत होती है जबकि इसका पावर शून्य होता है। तो यहाँ से भी 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन के समतल दर्पण की रेडियस होती है, तो रेडियस क्या होता है? इन्फिनिटिव। क्या होता है? इन्फिनिटिव। रेडियस की जगह पूछा समतल दर्पण की फोकस कितनी होती है, तो ये भी बताते हैं इन्फिनिटिव। लेकिन अगर यही इसी क्वेश्चन में कहता है कि समतल दर्पण की पावर कितनी होती है, तो याद रखेंगे समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर जो होता है ना, इसका पावर कितना होता है? तो प्लेन मिरर का पावर जो होता है वो कितना होता है? 0 होता है। यानी यहाँ पे ऑप्शन ऐसे देता है कि प्लेन मिरर की पावर P का मान क्या होता है? तो 0 होता है। रेडियस ध्यान देंगे, रेडियस और फोकस पूछेगा तो क्या होगा? इन्फिनिटिव। याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 का समतल दर्पण का रेडियस कितना होता है? इन्फिनिटिव। फोकस कितना होता है? इन्फिनिटिव। पावर कितना होता है? 0। देखो यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन है। अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव अगर यहाँ से 24 और 25 से देखा है तो 7 क्वेश्चन बन जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे अन्यथा गलत हो जाएगा। और यही कारण है कि मैं इसका आंसर जो टिक आउट नहीं लगा कर दे रहा हूँ, ताकि जो एक्सप्लेन छोटे छोटे चीजें इसको एक्सप्लेन करे और आप अधिक से अधिक स्कोर कर पाए फाइनली एग्जाम में। इसलिए आप पूरे वीडियो को देखिए। पूरे वीडियो को देखेंगे ना, इसमें 86 क्वेश्चन है। अब अगर पूरे वीडियो को देखते हैं तो इसमें आपको लगभग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे। देखो जैसे यहाँ पे हम 7 क्वेश्चन बना दिए आपको, ऐसे आप लोग देखेंगे वीडियो। अगर इसको याद करेंगे तो अच्छी बात है, याद तो कर लेंगे 86 का 86। लेकिन अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो आप 86 में से आप क्वेश्चन बनाकर चाहे तो 110 तक कर सकते हैं इसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। क्वेश्चन सुनेंगे वो क्वेश्चन नंबर 26 है। एक उभयोत्तल लेंस, तो इसको बोलते हैं बायो या डबल कन्वेक्स लेंस। एक उभयोत्तल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या दे रही है कितना? 20 सेंटीमीटर। तो लेंस की क्षमता क्या होगी? ध्यान देंगे बहुत। अब क्वेश्चन को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 26 जो है इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। एक उभयोत्तल लेंस का अपवर्तनांक म्यू का मान दे दिया है कितना? 1.5। जिनकी प्रत्येक सतह की त्रिज्या, अब देखो 2 सतह होते हैं, एक होता है R1, R1 का मान दे दिया है, R2 का मान दिया है और दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी इसको कर देते हैं 20 सेंटीमीटर, एक कितना हो जाएगा? -20 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे निकालना क्या है? इसका पावर निकालिए कि इनकी पावर क्या होगा? P = Y। तो आप जानते हैं पावर निकालने के लिए F यानी फोकस निकालना होगा। तो आपको एक फॉर्मूला याद करना होगा। हम आपको पहले फॉर्मूला बताए थे कि R1 R2 और म्यू का मान दे दे, तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इसका F का मान निकालेंगे, यानी 1/F बराबर फॉर्मूला याद करो होता है म्यू -1 इंटू 1/R1 -1/R2। एक क्वेश्चन आपको दिए भी है साबित करने के लिए, बोले अभी भी एक क्वेश्चन है 2026 में, इसको साबित करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो इस पे रखकर पहले F का मान निकल हो जाएगा 1/F बराबर बताइए म्यू का मान 1.5 -1 इंटू 1/R1, तो हो जाएगा 1/R1 का मान 20। और देखो यहाँ पे माइनस है और ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1/20। और इसका एलसीएम निकालेंगे, बोलिए क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 1/F बराबर वो घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0.5। इसको घटा दें 1.5 में से 1 घटा दिए, इसका एलसीएम निकालें आएगा कितना? हुआ 20, यानी जाएगा 1 + 1, 1 + 1 जोड़ेंगे 2 और 2 में 0.5 से गुणा करेंगे ना, तो हो जाएगा 1/F का मान कितना? 10 दूना 5 दूना 10, यानी 1.0 बट्टा 20। तो आप जानते हैं दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो 1 से 1 कट गया। F का मान कितना आ गया? हुआ तो आ गया 20 सेंटीमीटर। लेकिन आपको देखो ना F नहीं निकालने के लिए कह रहा है, निकालना क्या है? पावर निकालना है। इसका क्या निकाला हुआ? पावर। तो पावर का फॉर्मूला यहाँ पे देखेंगे, P बराबर हम आपको बताए थे 1/F इन मीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे हो जाएगा कितना? 100 और बट्टा
सेंटीमीटर होगा। अब बट्टा एफ का मान कितना होगा 20, 20 25 100, पी का मान कितना है 5 डाई आफ्टर। देखो ऑप्शन कोई दिया है क्या, 5 डाई आफ्टर दिया है, चेक करो तो वो क्वेश्चन देंगे 26 का ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यानी 26 का ऑप्शन जो है कौन सा होता है ए, ध्यान देंगे 26 का ऑप्शन कौन हो जाएगा ए। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जब प्रकाश की किरण ग्लास स्लेब में प्रवेश करती है तो उसका वेवलेंथ होता है। तो ये तो सब लोग जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्घ्य घटता है, उसकी इंटेंसिटी घटती है, उसकी चाल घटती है, केवल उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, केवल उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। तो देखो तो क्वेश्चन नंबर 27 का कौन सा ऑप्शन होगा, जब प्रकाश की किरण ग्लास स्लेब में प्रवेश करती है तो उसका वेवलेंथ क्या होती है, तो स्पष्ट है घटती है, क्या होती है घटती है। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन स्पष्ट यहाँ से दिख रहा है कि 27 का ऑप्शन हो जाएगा क्या हुआ, तो यहाँ पे देखो 27 नंबर है ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे ध्यान देंगे 27 का ऑप्शन हो जाएगा क्या हुआ, तो ए क्या होती है तो घटती है, क्या होती है वो घटती है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 28 ये तो सबसे इजी है, क्वेश्चन नंबर 28 है लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है। तो सब लोग जानते हैं सिंपल सी लेंस का क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है डायऑप्टर। ऑप्शन देखो क्या क्या दिया है, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है जूल, जूल किसका ऐसा ही मात्रक होता है ऊर्जा का। ऑप्शन बी दिया है डायऑप्टर जो कि सही आंसर है, यानी 27 तो 28 नंबर का आंसर हो जाएगा क्या होता है डायऑप्टर, यानी इसको डी से सचेत करते हैं। ऑप्शन किस में दिया है बी में, ऑप्शन क्या है वो इसका देख लो, ऑप्शन है इसका बी डायऑप्टर। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है संतत, क्या होता है वो संतत। ऑप्शन देखते हैं दिया है संतत, यानी पहला ऑप्शन सही है। रेखिक स्पेक्ट्रम, काली रेखा का स्पेक्ट्रम, काली पट्टी का स्पेक्ट्रम। तो ध्यान देंगे 29 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ए, क्या हुआ तो संतत, संतत। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, क्वेश्चन नंबर 30 न्यूमेरिकल क्वेश्चन फिर है। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। वो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं ना बाबू, और सॉल्व करके टिक लगाया जाता है, अगर विदाउट सॉल्व किए आप टिक लगाएंगे तुक्का मारेंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए आप लोग फॉर्मूला पर थोड़ा विशेष ध्यान देंगे और उससे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज करेगा तो ऑप्शन भी उसका क्या होता है बदल जाता है। देखो क्वेश्चन क्या क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 में कि निर्वात में प्रकाश का वेग सी है। क्वेश्चन कर दो 30 नंबर में, गिवन दैट निर्वात में प्रकाश का वेग सी है, यानी वो चाल प्रकाश का दे दिया है। कांच का अपवर्तनांक 3/2 में इनका मान क्या होगा, तो आप एक फॉर्मूला जानते हैं, करें कि सी मीडियम कांच में प्रकाश की चाल निकाले, जबकि निर्वात का मान दे दिया। आप एक फॉर्मूला याद करना हो, इसमें म्यू का मान दे दिया, स्पष्ट करें म्यू का मान कितना है 3/2। सी मीडियम सी ग्लास का मान निकालिए एस्क्वल टू वाट, निर्वात में प्रकाश का चाल आप जानते हैं। चलिए इसको सॉल्व करो, हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे कि म्यू बराबर क्या होता है, याद करो सी जीरो बाई सी मीडियम, मीडियम यानी सी ग्लास होगा, मान रखेंगे म्यू का मान 3/2, सी जीरो वही रहेगा, चाहे तो इसका मान रख देंगे आंसर चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सी में ही दिया, सी मीडियम हो जाएगा सी ग्लास, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सी जीरो जी का मान क्या हो जाएगा, यानी सी मीडियम निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2c0 बाई 3, यानी कांच में प्रकाश का जो वेग होगा 2c0/3 हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर 2 इसका भी है। 30 नंबर क्वेश्चन जो है, 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सही है, तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन कौन सा है, बी सही है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर, प्रकाश की पथ बराबर होता है, तो ये तो बताया था प्रकाश की पथ बराबर होता है अपवर्तनांक इनटू पथ की लंबाई। हम आपको ना 31 का एक फिगर बनाए थे और इसका बताया था म्यू इनटू टी होता है, यानी लेकिन इसमें हम हिंदी में लिखते हैं कि अपवर्तनांक इनटू पथ की लंबाई, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे,
प्रकाश का वेग महत्तम होता है। तो एक बच्चा भी जानता है, 9th 10th का क्लास में, 10th में भी पढ़े थे आप कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। वही क्वेश्चन कर दिया वेग बहुत, तो आप जो यहाँ पे दे देंगे आंसर है इसका 32 नंबर का कि वो प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम किस में होती है। तो याद रखेंगे 32 का आंसर हो जाएगा निर्वात में, जो कि ऑप्शन दिया है किस में, वो तो डी नंबर है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है। तो अभी इसके पहले और शुरू में एक क्वेश्चन आया था कि हीरा और निम्न में सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, हीरा का। तो हीरा का अपवर्तनांक रियल में होता कितना है, तो ये एक बच्चा भी जानता है कि 2.42 होता है, जो कि ऑप्शन में दिया होगा। देखो तो वो किसमें ऑप्शन दिया है, सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी। एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबोने पर डुबा दिया जाता है तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाए। हम जो आपको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण यानी कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का जब डेफिनेशन लिखवाए थे ना, तो उस समय बताए थे कि किसी दर्पण या लेंस को पानी में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ती है। तो यहाँ से स्पष्ट होगा कि समान रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 34 का सी। देख लो ऑप्शन दिया है कि बढ़ता है, घटता है, समान रहेगा, कोई नहीं। तो कोई नहीं होगा, वो इसमें समान रहेगा, एक समान होता है, इसमें कोई चेंजिंग, समान रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, जो कि ऑप्शन में किस में दिया हो, तो सी में दिया है। 35 नंबर देखते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में प्रवर्तन गुणांक का मान होता है। तो कोफिशिएंट का तो मान बताए थे वो कि इसका मान कितना होता है, 1। यानी पूर्ण गुणांक का प्रवर्तन में कितना होता है मान, वो 1। ऑप्शन जो दिया है किसमें वो दिया है, बी में। ऑप्शन नंबर बी है 1। 36 नंबर देखो ना, 36 नंबर तो आप सभी लोग जानते हैं कि प्रिज्म सूत्र क्या होता है, लेकिन यहाँ पे डिस्टर्ब करने का ना लिख देता है त्रिश प्राव। त्रिश प्राव जो सब बच्चे इससे डिस्टर्ब हो जाते हैं कि ये आखिर नाम कहाँ से आ गया, ये तो हम लोग पढ़े ही नहीं थे सिलेबस में। त्रिश प्राव क्या है, त्रिश प्राव यानी वो इसको हम लोग बोलते हैं प्रिज्म सूत्र। प्रिज्म सूत्र, तो प्रिज्म सूत्र हम आपको पढ़ाए थे, याद करो कि प्रिज्म सूत्र म्यू बराबर क्या होता है। तो म्यू बराबर सारे बच्चे जानते हैं कि म्यू बराबर होता है साइन डेल्टा एम प्लस ए, या ए प्लस डेल्टा एम बाई क्या होगा 2, और बट्टा में होता है साइन ए बाई 2। ए बाई क्या होता है 2। तो ये सारे बच्चे आप लोग जानते हैं, चेक करेंगे वो इसमें क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर कौन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन में देखो वो सी दिया है, यानी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नीचे लिख देते हैं 36 का ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे देखते हैं, एन अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई टी है, टी का समतुल्यांक निर्वात में पथ की लंबाई होगी। तो देखो ये आपको फॉर्मूला था एन इंटू टी। 37 नंबर देखो आप, 37 का ऑप्शन हो जाएगा एन इंटू टी। एन इंटू टी यानी एन क्या है, अपवर्तनांक है, और टी क्या उसकी मोटाई है। तो दोनों अभी बताया, जब अपवर्तनांक इंटू पथ की लंबाई, तो टी इसमें क्या है, इसका लंबाई मान चुका है। 38 नंबर देखो, सिंपल क्वेश्चन है, यदि एक किरण प्रिज्म से समरूप गुजरता है तो न्यूनतम विचलन होता है, यहाँ आर है। तो आपको बताया था, याद करो यहाँ पे न्यूनतम विचलन कोण ए का मान पूछ रहा है, अरे आर बराबर क्या होता है, तो याद रखेंगे 38 का ऑप्शन होता है ए बाई 2। प्रिज्म कोण का क्या होता है, आधी होता है। न्यूनतम विचलन कोण जो होता है और प्रिज्म कोण का क्या होता है, ठीक आधी होती है। क्वेश्चन नंबर 39 से रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो सब लोग जानते हैं रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है भाव। चलिए फिर से सुनो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 सुनेंगे फिर से। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, ऑप्शन दिया है वास्तविक एवं सीधा, वास्तविक उल्टा, ऑप्शन सी दिया है काल्पनिक एवं सीधा, ऑप्शन डी दिया है काल्पनिक एवं उल्टा। तो ध्यान रखेंगे हमेशा रेटिना पर जो इमेज बनता है वो वास्तविक उल्टा बनता है। यानी क्वेश्चन नंबर 39 का ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन सही है बी, रियल इन्वर्टेड इमेज बनता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता क्या होती है। हम आपको बताया था कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से उसकी आवर्धन क्षमता भी क्या होती है, बढ़ती है, घटती नहीं है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 40 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन हो जाएगा ए, पहला ही दिया बढ़ती है, ऑप्शन हो जाएगा क्या हुआ तो ए। याद रखेंगे घटती नहीं है। 41 सुनो, 41 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है तब आवर्धन क्षमता होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखो सॉल्व कर रहे हैं। पहले वो क्वेश्चन दिया P इज इक्वल टू का मान दे दिया कितना 12 डायोप्टर, कह रहा है M मैग्नीफाइंग पावर का मान निकालिए कि M का मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ से ना आप F का मान निकालो। चलो सॉल्व करो। आप F का मान निकालना जानते हैं। अरे P बराबर क्या होता है 1/F इन मीटर, मीटर को बताओ सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा। तो आप जानते हैं P बराबर हो जाएगा 100/F। ध्यान देंगे इसमें मान किसका दिया है, P का मान दिया, F का मान निकाला। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या लिख भी सकते हैं कि 100/P, P का मान यहाँ पर रख दो कितना 12, कटेगा कितने बार देखो तो, कितने बार में कटेगा 8 बार में कटेगा, बड़े बैठे 96 यानी 8 बार में बचेगा कितना 4, बचेगा ना। तो हो जाएगा 40 बढ़ते हैं 36, ये 3 बार में। अब एक फिर आएगा कितना हुआ 4, ये बार बार इतना ही आएगा, इससे अच्छा लिख देते हैं F बराबर हो जाएगा 8.3 सेंटीमीटर। ये तो F का मान निकालना है, लेकिन निकालना क्या हम लोग को मैग्नीफिकेशन पावर। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आप लोग को बताया था, याद करो। ये M बराबर क्या होता था 1/D 1 प्लस 1 ध्यान देंगे यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा फिर से, M बराबर होता है 1 प्लस D/F या D का मान आपको बताया था कि हमेशा 25 सेंटीमीटर रखना है। रखो तो M बराबर 1 प्लस D का मान बताइए, D का मान 25 और बट्टा बताओ 8.3, इसको भाग दो 8.3 कितने बार में कटेगा 3 कुछ समथिंग में। अदरवाइज इसको पॉइंट वाला नहीं लिया जाता है, एक पॉइंट में जो भी है छोड़ दो। 3 और 1 4, मैग्नीफाइंग पावर का मान कितना आ गया 4, क्योंकि आप जानते हैं इमेज कभी आधा नहीं बनता है, यानी 4 कुछ समथिंग आएगा ना, तो 4.3 जो आता है 2 आए, इससे कोई मतलब नहीं है। इमेज कभी आधी नहीं बनती, बनेगा तो 1 ही बनेगा, 2 बनेगा, 4 बनेगा, 10 बनेगा, 100 बन सकता है, 1000 बन सकता है, लेकिन कभी 1000.12 पॉइंट में नहीं बनता है। इसलिए पॉइंट को हटाकर यहाँ पे इमेज कितना बना देगा 4। यानी क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन कौन सही वो देखो, क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन कौन सही है, सॉल्व करके तो आपको दिखा दिए, तो ऑप्शन इसका पहला ही सही है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखो, करेक्ट खगोलीय दूरदर्शक, फिर से सुनो, खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है। तो याद रखें खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब जो बनता है वो काल्पनिक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है, काल्पनिक उल्टा, यानी वर्चुअल इन्वर्टेड बनता है। याद रखेंगे, फिर से सुना इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहाँ पे डिस्टर्ब होते हैं कि खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है। तो याद रखेंगे काल्पनिक एवं उल्टा, काल्पनिक एवं उल्टा। देखो तो ऑप्शन कौन सा है सही है इसका, तो ऑप्शन सी है, 42 का ऑप्शन हो जाएगा सी, काल्पनिक उल्टा। 43 नंबर क्वेश्चन देखो, 43 वाले तो आपको साबित कराए थे हम कि सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होते हैं। तो याद करो हम बताया था ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस, ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस की टोटल जो डिस्टेंस जोड़ेंगे तो क्या होता है, कोई बताएगा। आप लोग जानते भी होता है f0 ऑब्जेक्टिव लेंस प्लस आईपीस के बीच की दूरी। यहाँ पे देखो तो ऑप्शन देखो तो 43 में कौन सही है, 43 में वो ऑप्शन दिया डी, ये डी नंबर सही है। 44 क्वेश्चन नंबर 44 जो है सबसे सिंपल क्वेश्चन दिया है, इसको हम अभी थोड़ी देर पहले जिक्र भी किए थे जब उत्तल लेंस की बात कर रहे थे, वहां पे निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए व्यवहार किया जाता है, यानी कौन से लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो ये हमारे सारे बच्चे जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में
कि वह निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा लेंस हुआ? कनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। 45 नंबर भी क्वेश्चन बहुत इजी है। एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। तो लगभग में क्वेश्चन किया है ना, तो याद रखेंगे कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, और महत्तम दूरी कितनी होती है? अनंत। तो यहाँ पे लगभग में पूछा है, यानी ऑप्शन भी दिया है, देख लो क्या 1 mm, 2 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर। तो सारे बच्चे जानते हैं कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन हो जाएगा क्या हुआ? तो ऑप्शन हो जाएगा सी। सी में दिया है 25 सेंटीमीटर। और यही पूछा कि एक स्वस्थ व्यक्ति का आप कितनी दूरी तक देख सकते हैं? तो इन्फिनिटिव होता है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम पूछेगा तो 25, मैक्सिमम पूछेगा तो कितना हो जाएगा? अनंत। अब क्वेश्चन में वो आपको 45 में दिया स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। क्वेश्चन नंबर 46 देखो, पार्थिविक दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब होता है। ध्यान देंगे वो, पार्श्विक दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब होता है। तो वो अंतिम प्रतिबिंब जो होता है ये होता है, ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन होता है बी, जो दिया है काल्पनिक एवं वस्तु की अपेक्षा सीधा। काल्पनिक एवं वस्तु की अपेक्षा सीधा। एक बार फिर से पढ़ देते हैं। पार्थिविक दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक एवं वस्तु की अपेक्षा सीधा, जो कि ऑप्शन नंबर बहुत दिया है 46 में कितना है? तो बी नंबर ऑप्शन सही है इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। एक पतले फिल्म के रंग का कारण है। तो याद रखेंगे पतले फिल्म के जब भी बात करेंगे ना तो इंटरफेरेंस यानी व्यक्तिकरण के कारण होता है। एक पतले फिल्म रंग के कारण है, ऑप्शन दिया है वो बी नंबर व्यक्तिकरण, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। ध्यान देंगे 47 का ऑप्शन हो जाएगा बी व्यक्तिकरण। 48 देखो, 48